क्लास 10 साइंस के बायोलॉजी सेगमेंट का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये पार्ट 4 है। प्रीवियस क्लास में हमने एंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल में समझा हुआ है। एंडोक्राइन सिस्टम में आपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, उनसे सीक्रेट होने वाले हार्मोन और उनके फंक्शन को देखा। आज की क्लास में हम बात करेंगे हार्मोनल डिसऑर्डर की। हार्मोनल डिसऑर्डर के अलावा आज के जो टॉपिक हैं वे हैं फीडबैक मैकेनिज्म, स्पाइनल कॉर्ड एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। देखिए, हार्मोनल डिसऑर्डर की बात करें तो हार्मोन्स जो है ना, उसका सिक्रीशन राइट अमाउंट में होना चाहिए हमारे बॉडी में। अगर हार्मोन का सिक्रीशन एक्सेस हो गया या हार्मोन का सिक्रीशन ज़रूरत से कम रह गया तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिन्हें हम कहते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर। यानी हार्मोनल डिसऑर्डर क्यों होता है? तो हार्मोन के एक्सेस सिक्रीशन के कारण या हार्मोन के कम सिक्रीशन के कारण। कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर का हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म में होता क्या है, जो ग्रोथ हार्मोन है ना, उस ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम रह जाएगा। यानी जिस अमाउंट में हमारे बॉडी को ग्रोथ हार्मोन चाहिए उससे कम रह जाएगा। तो इंसान जो है उसकी शारीरिक जो वृद्धि और विकास है, ग्रोथ है, वो कम होगा और इसे हम कहेंगे ड्वार्फिज्म। इसी तरह दूसरा है गिगैनेटिज्म। इसमें क्या होगा कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन जो है ना एक्सेसिव हो गया, यानी कि जितना अमाउंट चाहिए था उससे ज़्यादा हो गया। ग्वाइटर के अंदर क्या होता है कि अगर आप ऐसा डाइट ले रहे हैं जिसमें कि आयोडीन की डिफिशियंसी है तो इसके कारण होगा क्या, थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम रह जाएगा और इस वजह से एक ग्वाइटर नामक हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है। आपने देखा था कि जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रीशन कर सके, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे फूड में, हमारे डाइट में आयोडीन होना चाहिए। तो अगर हमारे डाइट में आयोडीन कम है तो इसकी वजह से क्या होगा, थायराइड ग्लैंड जो है ना वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा और वो ज़रूरत के अमाउंट में, यानी जितना चाहिए थायरॉक्सिन हार्मोन, उस अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं कर पाएगा और इस वजह से ग्वाइटर हो सकता है। डायबिटीज़ के बारे में हमने पिछली क्लास में भी डिटेल में हमने देखा हुआ है। डायबिटीज़ में होता क्या है कि जो पैनक्रियाज है ना, ठीक है, वो पैनक्रियाज सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं करता है और इससे क्या होगा, जो इंसुलिन आपके ब्लड के अंदर के ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में चेंज कर रहा था वो चेंज नहीं कर पाएगा, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज या शुगर का लेवल बढ़ जाएगा और इस वजह से डायबिटीज हो सकती है। तो हार्मोनल डिसऑर्डर का सिंपल सा मतलब होता है कि हार्मोन का क्या हुआ, या तो ज़्यादा सिक्रीशन हो गया या तो कम सिक्रीशन हो गया और इस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ड्वार्फिज्म, गिगैनेटिज्म, ग्वाइटर या डायबिटीज जो है ये हार्मोनल डिसऑर्डर के एग्जाम्पल्स हैं। फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि हमारे बॉडी में जिस तरह से डिफरेंट हार्मोन की ज़रूरत है ना, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो हार्मोन कब रिलीज़ हो और किस अमाउंट में रिलीज़ हो। तो अब सवाल ये है कि ये हार्मोन कब रिलीज़ होंगे, किस अमाउंट में रिलीज होंगे, इसको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई हमारे बॉडी के अंदर मैकेनिज्म तो होगा जो इन चीज़ों को क्या करता होगा, कंट्रोल करता होगा। उसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। इसका मतलब है कि हार्मोन के रिलीज होने की टाइमिंग और जो अमाउंट है ना वो कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है जिस मैकेनिज्म के माध्यम से, उसे ही हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझते हैं। देखिए, जैसे मान के चलिए कि हमारे ब्लड में ना शुगर का लेवल जो है ना वो राइज हो गया, बढ़ गया। अब शुगर का लेवल बढ़ गया है तो उसको रेगुलेट करने के लिए क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन निकलता कहाँ से है, पैनक्रियाज से। अब पैनक्रियाज को कैसे पता चलेगा कि हाँ इंसुलिन की ज़रूरत है या नहीं है? तो जैसे ही हमारे ब्लड में शुगर लेवल राइज होगा ना, तो जो पैनक्रियाज है ना उसके सेल्स जो होंगे वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेंगे और वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे और वो प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन, ताकि वो क्या करे, ब्लड के अंदर का जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको वो ग्लाइकोजिन में चेंज कर सके। और ठीक इसका उल्टा, अगर मान लीजिए कि हमारे ब्लड के अंदर ना शुगर लेवल जो है ना वो फॉल्स हो गया, गिर गया, कम हो गया, तो फिर क्या होगा, पैनक्रियाज के जो सेल है ना वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेंगे और डिटेक्ट करके क्या करेंगे, फिर वो इंसुलिन का सिक्रीशन जो है ना कम कर देंगे। कम करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ब्लड में ना ग्लूकोज का लेवल काफ़ी
कम है। अगर और ज़्यादा इंसुलिन आएगा तो जो बचा हुआ ग्लूकोज भी है ब्लड में वो भी ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा। तो आप समझ पाए कि डिफरेंट ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो कब सिक्रीट होगा और किस अमाउंट में सिक्रीट होगा, इसको कौन कंट्रोल करेगा? फीडबैक मैकेनिज्म। जिन भी ग्लैंड से ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है, उन ग्लैंड्स के जो सेल होते हैं ना वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि इन हार्मोन की कब ज़रूरत है और किस मात्रा में ज़रूरत है। स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में देखिए क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ना एक डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन है मेडुला ऑब्लोंगाटा का। जो मेडुला है, मेडुला का जो डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन है उसी को हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। जो कि कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है वर्टेब्रल कॉलम में। ये रेगुलेट करेगा और कंडक्ट करेगा हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस को। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन जो हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? तो वो कंट्रोल किए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। इसके अलावा ये एक ब्रिज की तरह काम करता है किसके बीच में? ब्रेन और हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के बीच में। ये रिले पाथ भी प्रोवाइड करता है किसके लिए? हमारे ब्रेन से जो इम्पल्सेज आ रहे हैं ना उन इम्पल्सेज के लिए। आइए समझते हैं नर्वस सिस्टम का प्रोटेक्शन। देखिए ब्रेन जो है ना वो लोकेटेड कहाँ होता है? तो एक बोनी बॉक्स के अंदर वो लोकेटेड होता है। और इस बॉक्स में क्या होता है? तो एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। यानी डायरेक्ट अगर ब्रेन पर अगर किसी तरह का चोट लगा तो उसका इफेक्ट जो है डायरेक्ट ब्रेन पे नहीं पड़े, इसके लिए क्या होता है? ब्रेन बोनी बॉक्स के अंदर होता है और उस बोनी बॉक्स के अंदर क्या होता है? एक फ्लूइड होता है और वो फ्लूइड जो है शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो जो वर्टेब्रल कॉलम है, ये जो बैकबोन है ना, ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। आइए समझते हैं कि नर्वस टिश्यू जो है ना वो किस तरह से किसी एक्शन को परफॉर्म करता है। तो देखिए सबसे पहले नर्वस टिश्यू क्या करेगा? ये कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करेगा? तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट करेगा और देन उसको ये सेंड कर देगा ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करेगा? इन इन्फॉर्मेशन का प्रोसेसिंग करेगा और उसके बेस पर ब्रेन जो है ना वो डिसीजन बनाएगा और डिसीजन बना के ब्रेन अपने डिसीजन को कन्वे करेगा मसल्स को, ताकि मसल क्या करें? एक्शन करें। और जैसे ही ये नर्व इम्पल्स जो है ना मसल के पास क्या होगा? पहुंचेगा। तो मसल के जो फाइबर होते हैं ना और जो मसल सेल होते हैं उनके शेप में क्या आता है? उनके शेप में चेंज आता है। और इस वजह से क्या होगा? जो मसल सेल है वो मूव करेगा माइंड के अकॉर्डिंग। यानी माइंड जिस डायरेक्शन में उसे मूव करने को बोलेगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? मूव करेगा। आई होप आज की क्लास की जो टॉपिक हैं वो आपको समझ में आए होंगे। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि अगली क्लास में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं। अगली क्लास में बात होगा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की। यानी हम डिफरेंट प्लांट हार्मोन और उनके फंक्शन को समझेंगे। इसके अलावा प्लांट के मूवमेंट को हमें समझना है। यानी प्लांट में जो दो तरह के मूवमेंट होते हैं ना, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट, तो उसको भी हम समझेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।